मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज इस वक्त समय है बातों बातों में शो का, जिसमें आप किसी हस्ती से बातचीत देखते हैं। इस बातचीत ने आप दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाई है। आप उसी का इंतज़ार कर रहे होंगे, इसका मुझे एहसास भी है। मगर यह भी पता है कि देश के 24 लाख बच्चों की लड़ाई आपके लिए उतनी ही बड़ी है जितनी ज़रूरी हमारे लिए। डॉक्टर बनने का सपना लेकर दिन रात एक करने वाले बच्चे, जिन्होंने नीट की परीक्षा दी और रिजल्ट आने के बाद वे अचंभे से भर गए, सदमे और अवसाद में हैं कि आखिर ये कैसा रिजल्ट है। जो दिख रहा है वह खुद में इस बात का सबूत दे रहा है कि बच्चों की मेहनत और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है। परीक्षा में धांधली हुई है, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्टर आने वाली संस्था NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वह तो बस 1,500 बच्चों के ग्रेस मार्क्स को कम करके ही सारा मामला निपटा देना चाहती है। लेकिन इंडिया न्यूज़ यह मानता है कि मामला सिर्फ ग्रेस मार्क्स भर का नहीं है। यह दोबारा फॉर्म भरने के लिए 24 घंटे के लिए विंडो खोलने और पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। अगर NTA ग्रेस मार्क्स को सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ख़त्म कर उन बच्चों के सामने फिर से इम्तिहान देने का विकल्प रख रहा है, तो उसे उन लाखों बच्चों की भी सुननी चाहिए जो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। इंडिया न्यूज़ पहला चैनल है जिसने नीट परीक्षा में धांधली के मामले को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की, सवाल उठाए, पीड़ित बच्चों और उनके माता पिता की आवाज़ बना और अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ज़रिए वे सारे सबूत गवाह लेकर आता रहा जो साबित करते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ। आज हम अपने इस अभियान में कुछ और बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। हम वह आवाज़ हैं जिसको NTA अनसुना नहीं कर सकता, सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती और देश का सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार किए बिना अपना फैसला नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई है, लिहाजा हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि अदालत जब सुनवाई के लिए बैठे तो उसके सामने तस्वीर पहले से ही साफ रहे। इसलिए हमने आपसे कहा कि आज बातों बातों में हर रविवार 8 बजे जाने वाला इंटरव्यू नहीं दिखाएंगे। आज नीट पेपर लीक में जो सबूत हमारे पास हैं उनको आपके सामने रखेंगे, जो खुलासे हैं वो हम करेंगे। नीट परीक्षा में पेपर लीक, यह हमारा सवाल है और हमारा दावा भी है। इंडिया न्यूज़ के सबूत आज साप्ताहिक टॉक शो बातों बातों में हम नहीं दिखाने रहे और हम बार बार कह रहे हैं कि आज हम 24 लाख बच्चों के हक की लड़ाई आपके सामने लड़ने जा रहे हैं। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जब बैठेगा तो उसके सामने पूरी तस्वीर सामने रहे, इसलिए कुछ सबूत, कुछ खुलासे हम आपके सामने करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि पटना में जो जांच चल रही है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के जरिए, वो जांच क्या कहती है, वो जांच कहां पहुंची है। पहले इसलिए हम आपको पटना लेकर चलना चाहते हैं। पटना की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जिसको हम EOU कहते हैं, उसने अपनी जांच तेज कर दी है। इस जांच में परीक्षा माफिया इंजीनियर है, यादव जूनियर इंजीनियर, नाम है सिकंदर कुमार यादवेंदु। उसने कबूल किया है कि अमित और नीतीश ने 4 मई को ही प्रश्न पत्र हासिल कर लिए थे। इसे रामकृष्ण नगर इलाके में लर्न प्ले स्कूल में ले जाया गया। वहां 25 से 30 की संख्या में नीट के अभ्यर्थी यानी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी पहले से थे। सभी को 5 मई सुबह 9 बजे तक परीक्षा का प्रश्न पत्र का उत्तर देकर रटवाया गया, क्योंकि 5 तारीख को इम्तिहान था और उन सभी 25 बच्चों को 9 बजे सुबह 5 मई को सीधे गाड़ी से एग्जामिनेशन सेंटर पर छोड़ा गया। अब सवाल ये कि अमित और नीतीश कौन है? ये दोनों सॉल्वर हैं। सॉल्वर का मतलब ये है कि जो बच्चा इम्तिहान देने जा रहा है उसकी जगह पर ये आदमी जाएगा, बैठ करके इम्तिहान देगा। इसको तो ऐसे सॉल्वर को उस जगह पर बिठाया गया जिस जगह पर बच्चों को बुलाया गया था, ताकि पेपर आ गया है, अब तुम हर सवाल का जवाब तय करो और वो जवाब बच्चे रटेंगे, रट करके जा करके इम्तिहान में कल भरेंगे। इन दोनों ने 4 जून को नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र हासिल कर लिया, दोनों सॉल्वर ने,
और पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में लर्न हॉस्टल में परीक्षार्थियों को जमा किया गया। सूत्रों के मुताबिक इन गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने बताया, अभ्यर्थी हिंदी का शब्द है, यानी कि एग्जामिनेशन देने वाले। उन्होंने कहा कि गिरोह ने उन लोगों को जो प्रश्न पत्र रटवाया था, वही प्रश्न उनसे नीट की परीक्षा में पूछे गए थे। दोबारा सुनिएगा, जिस जगह पर बच्चों को बुला करके क्वेश्चन दे करके उनका आंसर रटवाया गया, जब बच्चे इम्तिहान देने के सेंटर पर गए तो सवाल हूबहू वही थे जो उनको रटवाए गए थे। जिस रोज नीट की परीक्षा हुई, उसी दिन इम्तिहान देने वाले कई लड़कों को पटना के अलग अलग लोकेशन से, यानी कि सेंटर्स से गिरफ्तार किया गया। इन्हीं में से एक था आयुष, जिसको सबसे पहले पकड़ा गया। उसने पुलिस को बताया कि पटना के खिमनी चक के लर्न हॉस्टल में मुझे 4 मई को ले जाया गया। मुझे क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ दिया गया और कहा गया कि इसको याद कर लो, रट जाओ। आज की परीक्षा में, यानी कि 5 मई 2024 की परीक्षा में सभी प्रश्न 100% 100% हूबहू वही थे। मेरे साथ वहां 20-25 परीक्षार्थी भी मौजूद थे, यानी कि जहां क्वेश्चन पेपर दे करके आंसर रटवाया गया, उनको भी प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिया गया था और रटवाया गया था। ये आयुष कह रहा है, जिस बच्चे को एक सेंटर से पकड़ा गया था। बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को 18 और 19 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि उसको बाकियों के बारे में भी संदेह है और ये वही लोग हैं जो वहां गए थे। सभी के गार्जियन को, माता पिता को भी बुलाया गया है। भाई, आपने मोटे पैसे दिए होंगे, 20-20 लाख रुपए एक लड़के से लिए गए, तो 20 लाख रुपए का इंतजाम आपने कहां से किया होगा? आपका बैंक अकाउंट क्या है? आपने किससे कहां से लिया है? तो वो जब जांच पड़ताल उनकी भी चलेगी, पूछताछ उनसे भी होगी, तो वो भी कुछ न कुछ राज उगलेंगे। इसके अलावा ईओयू की टीम परीक्षा माफिया संजीव मुखिया, राकेश रंजन यानी कि रॉकी, चिंटू उर्फ बलदेव, आशुतोष, नीतीश यादव, मनीष प्रकाश और नीतीश पटेल उर्फ अभिमन्यु, इन सब की तलाश कर रही है। इस सिलसिले में एसआईटी की लगातार छापेमारी चल रही है। इसके अलावा जेल जो भेजे गए हैं 13 लोग, उनमें परीक्षा माफिया, परीक्षार्थी और 3 अभिभावक हैं। उन्हें दोबारा रिमांड पर लेकर के ईओयू पूछताछ की तैयारी कर रही है। ये पटना में जांच की स्थिति है, लेकिन दिल्ली में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए, जो इम्तिहान करवाता है, वो कान में तेल डाल करके बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि ना तो मुझे दिखता है, ना मुझे सुनाई पड़ता है, और ना मैं इस बारे में बोलना चाहता हूं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और सरकार भी कह रही है कि बड़ा ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और प्रोफेशनली एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन है एनटीए। और आज हम आपके सामने सारे सबूत रखने जा रहे हैं कि कितना ऑनेस्ट है, कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना बखूबी अपना काम कर रहा है। ये पटना हो गया। अब बिहार के पूर्णिया चलिए। पूर्णिया में नीट के इम्तिहान के दौरान पेपर लिखते समय 4 आरोपी पकड़े गए। ये डमी कैंडिडेट थे, सॉल्वर, बच्चा कोई और है, जाकर के इम्तिहान कोई और दे रहा है। ये सभी पैसे लेते हैं। ये कॉम्पिटेंट लड़के होते हैं, कई दफ़ा तो वो डॉक्टर्स होते हैं जो क्वालिफाइड हैं, यानी कि वो नीट इम्तिहान क्वालिफाई करके और एमबीबीएस कर रहे हैं। वो आते हैं कि हमको 2-4-5 लाख रुपए दे दो, हम सॉल्व करके चले जाते हैं। ऐसे 4 कैंडिडेट पकड़े गए। पुलिस पूछताछ में चारों ने बताया कि 20 लाख में डील हुई थी और पेपर पूरा होने के बाद सभी को 5 लाख पर कैंडिडेट मिलने थे। यानी कि 4 कैंडिडेट, 20 लाख, 4 सॉल्वर, 5-5 लाख पे चारों को। लेकिन उससे ही सेकंड शिफ्ट में ये चारों सॉल्वर पकड़े गए वहीं सेंटर पे। ये चारों पूर्णिया की नीट की परीक्षा के लिए बनाए गए सेंटर SRDS स्कूल में परीक्षा दे रहे थे। इनकी हरकतों के कारण जो पर्यवेक्षक था उसको शक हुआ, और शक के बाद जब जांच पड़ताल हुई तो ये सारे के सारे फर्जी निकले, सॉल्वर निकले, स्टूडेंट नहीं था और इम्तिहान दे रहे थे। अब मेरे साथ 2 मेहमान हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण, जानते होंगे, देश में बड़ा नाम है और बड़े कवि हैं,
सोशल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर मनीष जांगड़ा, फाउंडर हैं आप FAIMA के, और संजय सहाय, आप फॉर्मर IPS हैं। डॉक्टर इमरोज़ खान, आप CMO हैं गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। चारू माथुर, आप AOR हैं सुप्रीम कोर्ट में। हर्ष प्रसाद, हर्ष जो हैं वो वैसे बच्चों की जमात में हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं कि मेरा मार्क्स इतना अच्छा है कि मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था, लेकिन रैंक मेरा नीचे चला गया। समीर रमन, ये भी पीड़ित छात्र हैं। 618 बच्चे को है। और बद्री नारायण जी, मेरा सवाल पहले आपसे है। बड़ी उम्मीद के साथ माँ बाप पढ़ाता है, बच्चे सपने देखते हैं डॉक्टर बनने का। इस देश में इज्जत जिन पेशे की बहुत ज़्यादा है उनमें से एक डॉक्टरी का पेशा है, और यहाँ जो धांधली है वो खुले में है, दिखती है। इस सब के ऊपर NTA जो जांच, जो इम्तिहान कराने वाली एजेंसी है, वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ ऐसा। प्रोफेसर बद्री नारायण को कैसा लगता है? देखिए यशवंत जी, आप तो बहुत ही बड़े एंकर हैं और लगातार बहुत अच्छे विषयों को विमर्श में ले आते हैं। मैं एक नागरिक और एक एकेडमिक्स होने के नाते जो स्थितियों को देख रहा हूँ, उसको स्थितियों को देखने के दो पक्ष हैं, दो पोजीशन है। एक पोजीशन है कि इसको एक तरह से बहुत ही निगेटिव या वरी या एक तरह का जो एंजाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो भी एक है। दूसरा है कि ये देखें कि ये जो घटना हुई है वो एक NTA, आपको पता होगा कि NTA ने लंबे समय तक, यानी जब से शुरू हुई है, एक रिस्पॉन्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम के रूप में को इवॉल्व करने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सफल है, कोशिश की है, और कई भाषाओं में उन्होंने एग्जामिनेशन कराया। इस बार 4,47,700 के आसपास केंद्रों पर एग्जाम कराए, गाँव तक ली गए, कई भाषाओं में ली गए, ये सारा किया। लेकिन ये जो आपको पता है कि ये जो पूरा एक जो दलालों का एक वर्ग है, एक शिक्षा माफिया का वर्ग है, कोचिंग माफिया का वर्ग है, ये इस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं छेद करके घुसना चाहते हैं और वो घुसने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपने देखा होगा, मैं भी फॉलो करता हूँ आपकी तरह एक्सपर्ट प्रधानमंत्री जो, और लगातार कई इंटरव्यूज में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं सुधर्मेंद्र प्रधान जी और ये सरकार ने बार बार अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है कि छात्रों के भविष्य के साथ हम कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और हम जहाँ भी कहीं एक दो जगह जहाँ भी इस तरह के केसेस आए हैं अनियमितता के, उसको हम बहुत कड़े ढंग से हैंडल करेंगे, और छात्रों को कभी कहीं से भी चिंता मुक्त होने की उन्होंने बात कही है, चिंता से बचाने की कोशिश की है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी का वादा किया है। मुझे लगता है कि अभी पिछले दिनों आपने देखा ही होगा कि उन्होंने अपने यहाँ मुलाकात की छात्रों से अपने ऑफिस में, और उनसे उनके अभिभावकों से बात की, और उन्होंने कहा कि हम अपनी चिंताओं का समन करेंगे, लेकिन जिसमें जो बाहरी तत्व यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो पूरा जाल है जो लगा हुआ है, उनसे हमें इतराज है, और उनको हम ये भी एक इशारा है प्रोफेसर बद्री नारायण का कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि मेरे यहाँ से इतने बच्चे, मेरे यहाँ से इतने बच्चे, तो वो भी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपने बच्चों की तादाद क्वालिफाइड बच्चों में बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर बद्री नारायण की इस बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि ये परीक्षा माफिया, शिक्षा माफिया, दलाल, ये दरअसल एक धंधा नहीं हो गया, एक पेशा हो गया है। लोग उसको तलाशते हैं कि कहीं वो मिल जाए, उसके बाद मेरे बच्चे का कल्याण करवा दें। जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, जिस बाप के पास बहुत पैसे हैं, अपने पैसों के बूते अपने बच्चे का करियर संवारने या फिर उसको मजबूत करने का इंतज़ाम वो करता है, और उस इंतज़ाम का एक बड़ा हथियार औजार इस तरह के माफिया हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर मनीष जांगड़ा, ये स्थितियाँ थोड़ी विस्फोटक और ख़तरनाक हो चली हैं। क्यों बच्चा कोई पढ़ेगा, और क्यों माता पिता कहेगा कि आप पढ़ो, आप लगन से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, इम्तिहान दो, अच्छा मार्क्स ले आओ। अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। देखिए सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग योर शो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जो ये समस्या पेपर लीक की चली आ रही है, बहुत सालों से चली आ रही है।
मतलब मैं खुद 2012 में अपीयर हुआ था पीएमटी के लिए। उससे पहले भी मैंने बहुत किस्से सुने हैं कि बहुत लोग इस 2 नंबर के तरीके से इस एग्जाम में एंट्री कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे कितने लोग पकड़े गए हैं, और आप देखेंगे कभी इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आज से 5 साल बाद भी वही लोग पकड़े जा रहे हैं इन सब एग्जाम में, जो एक बार पहले पकड़े गए हैं। वो कभी टेट के एग्जाम में पकड़े जाते हैं, कभी बीपीएससी के एग्जाम में पकड़े जाते हैं, कभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पकड़े जाते हैं, और कभी वो नीट के एग्जाम में पकड़े जाते हैं। वही सेम एक ही तरह के गिरोह हैं जो बार बार एक ही एग्जाम में पकड़े जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो रीजन है इनके पनपने का ये है कि जब वो पहली बार पकड़े जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनको क्या होता है कि बहुत लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, मैं अनऑफिशियली आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग बहुत पहले पकड़े गए थे और वो सीबीआई में या इधर उधर क्लीन चिट लेके आए हुए हैं, मतलब उन्होंने क्राइम किया है, क्योंकि ऊपर ऑफिशियल इतने भ्रष्ट बैठे हुए हैं कि वो लोग पैसे लेके इनको छोड़ भी देते हैं, और छोड़ने के बाद फिर वो दोबारा इस धंधे में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनके बहुत पेशेंटों की जान के साथ खेल चुके हैं, जो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं और 5-5, 6-6 साल तक उनकी एमबीबीएस की डिग्री पूरी नहीं हो पाती, वो फर्स्ट ईयर पास नहीं कर पाते। वो लोग आज धीरे धीरे करके जैसे तैसे करके 10-15 साल में अपनी एमबीबीएस पूरी करते हैं, और फिर वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं जाके, और पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो सरकार की है। सरकार ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। अभी भी आप खुद देख लीजिए एनटीए के सामने कितने सबूत, कितने प्रूफ आ गए हैं, लोग पकड़े गए हैं, उसके बावजूद एनटीए सिरे से नकार रही है। हमारे हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर इसको सिरे से नकार रहे हैं। ऐसे हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ऐसी हमारी एनटीए ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सेप्ट करने तक को तैयार नहीं है। मतलब ऐसे लोग अगर कल को डॉक्टर बनेंगे, खुदा ना खास्ता किसी और का ट्रीटमेंट करे और उसकी कुछ हो जाए उसके साथ, तो कौन जिम्मेदार होगा? इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ऐसे डॉक्टर जिनको आप कहते हैं कि ये मुन्ना भाई एमबीबीएस हैं, इन्हीं डॉक्टर्स को उन लोगों का इलाज करना चाहिए जिन लोगों ने इनको पिछले दरवाजे से मेडिकल कॉलेज में एंट्री दिलवाई है। संजय सहाय साहब, आप पुलिस ऑफिसर हैं और जांगड़ा साहब एक बड़ा वाजिब से सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था ही षड्यंत्र का शिकार है। वैसे लोग जो इस तरह का धंधा कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से करते हैं, सामने आते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर उसी पेशे में लग जाते हैं। जैसे लगता है कि वो कोई कामधेनु हो गए हैं, उनको दूहते रहिए। तो ये जो पकड़ने का, अंदर डालने का, फिर छोड़ने का जो एक सिलसिला चलता रहता है, ये एक बड़ी साजिश है कि पकड़ो, उससे कुछ दूहो, फिर छोड़ो, फिर वो धंधा करेगा, फिर कुछ पैसा दे करके जाएगा। ये स्थितियां तो बहुत जहरीली हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थितियां बहुत ही जहरीली हैं, और अगर इसको देखा जाए कि छोटे छोटे केसेस के तौर पर इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर देखना चाहिए। दिस शुड बी टेकन एज अ कैंसर टू द सोसाइटी, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इसको भी उसी में सम्मिलित करना चाहिए। और जो आपको टेररिस्ट और उस तरीके के केसेस में जो एक्शन लिया जाता है, वो एक्शन इन पे भी लेना चाहिए। अभी पटना वाले केस में जो पकड़ा गया, उसमें एक आदमी बीपीएससी पेपर लीक में भी इन्वॉल्व था। तो ये हुआ कि इन पे क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हो सकती है, और एनटीए और एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी जवाबदारी है कि इन पे भी एक्शन हो। जब फाइनेंशियल केसेस होते हैं उस समय जो कंसर्न एजेंसी है, चाहे आरबीआई हो, बैंक हो, रेगुलेटरी एजेंसी हो, फॉलो करते रहते हैं क्रिमिनल केसेस। लेकिन यहाँ कोई फॉलो करने वाला नहीं है। जब उनकी आंख पे भी सब दिखाया जाता है तो वो मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनकी जवाबदारी क्या है? उनकी जवाबदारी एग्जाम कंडक्ट करना जैसे तैसे उनकी जवाबदारी नहीं है। उनकी जवाबदारी है शुरू से अंत तक, टिल द टाइम द लास्ट कैंडिडेट इज फुली सेटिस्फाइड, वहां तक उनकी जवाबदारी है। लेकिन हो क्या रहा है कि वो एक पार्टी हो गए हैं, एनटीए और स्टूडेंट्स, वो फाइटिंग पार्टीज हो गए हैं, और जुडिशियरी बीच में आ रही है। ये एनटीए की जवाबदारी है कि शुरू से अंत तक दे हैव टू सेटिस्फाई एवरीबॉडी। और बीच बीच में तो ग्रेस मार्क्स का मुद्दा हो गया और एक दो मुद्दे जिस पे वो आ रहे हैं, उससे दूर बहुत और भी जेनरिक इश्यूज हैं। क्यों? रैंक इन्फ्लेशन कैसे हुआ? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक इन्फ्लेशन एक साल में 186%। उसके बाद हर एक चीज का डेटा है। आज के तारीख में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका डेटा नहीं है। एंड मोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम लोगों ने भी जिंदगी में बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, एवरी सिंगल डेटा इज देयर। वो डेटा आज एनालिटिक्स से कनेक्ट हो सकता है कि अगर एक दिन या 2 दिन एग्जाम का टाइम पीरियड, वो जो आपका एप्लीकेशन भरने का टाइम एक्सटेंड किया गया, तो उस समय कौन से कैंडिडेट्स आए। और अभी जो आप बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड और वहां जाके गोधरा में एग्जाम लिया, आते हैं सर। ये आप रैंक्स कितने सवाल हैं, अभी कह रहे हैं कि रैंक कितना इतना बढ़ गया, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है। जैसे उदाहरण के तौर पर 620 से लेकर 720, हाईएस्ट मार्क्स 720 है, उससे 100 नंबर कम 620। इसके बीच में एवरेज पिछले कई सालों में 2023 में 13,111 बच्चे थे,
इस बार उनकी तादाद 58,000 है। आप समझिए कि 3.5 गुना ज़्यादा। अचानक इतने टैलेंटेड बच्चे कहाँ से आसमान से उतर करके आ गए क्या? पूर्णिया के एक एग्ज़ाम सेंटर में, पटना सुनाया मैंने आपको, पूर्णिया सुनाया, पूर्णिया में 400 लोग पकड़े गए थे। अब मैं आपको उस बच्चे से सवाल करता हूं, जो बच्चा अभी हमारे साथ बैठा हुआ है। ये वो बच्चे हैं जो 600 से ऊपर लेकर चलने। सीएमओ साहब के पास चलूं उससे पहले मैं इन बच्चों के साथ बात करना चाहता हूं। जो बच्चा हमारे साथ बैठा हुआ है, नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन समीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। यस सर। समीर, आपका स्कोर कितना है? आपको सर मेरा स्कोर 618 है और मैं 4 साल से बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ नीट के लिए, और इस साल जाके मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद 618 मार्क्स लाए। और पिछले साल भी मैंने दिया था और पिछले साल मेरे मार्क्स कम थे, लेकिन पिछले साल जो रैंक था 618 मार्क्स पे दूसरे लोगों का, वो 20,000 रैंक था, जो कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन इस साल सर 618 मार्क्स पे मेरे रैंक जो बन रहा है वो 60,546 है। तो अचानक पिछले साल कितना था? पिछले साल कितना बताया आपने? पिछले साल जो इसी मार्क्स पे पिछले साल जो रैंक था 618 पे, वो 20,000 रैंक थी। लेकिन इस साल देखो सर, इस साल 618 मार्क्स पे 60,000 रैंक है। तो ये अचानक से 40,000 बच्चे हर्ष, आपका स्कोर कितना है? आपका रैंक क्या है? सर मेरा 627 नंबर था और इस बार रैंक 51,000 आ गई है, और ये कुछ 15,000 के आसपास हुआ करती थी पिछले साल अगर यही नंबर आता। अब देखो आप, ये दो बच्चे बैठे हुए हैं, 618। पिछली बार 20,000 बच्चे थे इस पर, इस बार 3 गुना लगभग हो गया, 627 या 24। तो आप देखें, रैंक 3 गुना ज़्यादा हो गया। अब इस 3 गुना ज़्यादा का मतलब क्या है? इस देश में एमबीबीएस करने के लिए जितने प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें सरकारी कॉलेजेस में जो संख्या है 44-45 हज़ार के आसपास रहती है। यानी कि 44-45 हज़ार के दायरे में आप आते हैं तो आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अपने मम्मी पापा का आप लाख रुपया लगाएंगे और आप पढ़ जाएंगे 5 साल में मैक्सिमम 5 लाख रुपये। लेकिन इसके बाहर आप जाते हैं तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। उसके लिए आपके मम्मी पापा को 1 करोड़ देना पड़ेगा पहले। हो सकता है कि 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ वाले भी कॉलेजेस हैं। यानी कि माँ बाप ने अपनी ज़रूरतें पेट काट करके आपको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद वो अपना जेवर बेचे, घर बेचें, बार बेचें, मकान बेचें, खेत बेचें, वो बेच करके अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएं। ये बच्चे दोनों वहाँ हैं जहाँ से इनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था। इसके पहले आप 4 साल 5 साल चले जाइए, इतने स्कोर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। इन दोनों बच्चों को मिलना चाहिए, दोनों हकदार हैं, लेकिन हकमारी हुई। इनकी मेहनत, इनके सपनों को आपने जमींदोज कर दिया, दफन कर दिया। और ये सरेआम धांधली दिखती है। इसके बाद भी अगर एनटीए कहता है कि पेपर लीक नहीं है, तो ये एनटीए की धांधली है, ये झूठ है, सफेद झूठ है। इसलिए इस मामले पर भी जांच होनी चाहिए। चूंकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जाना है, इसलिए 8 जुलाई तक इंडिया न्यूज़ लगातार आपके सामने पेपर लीक से जुड़े तमाम सवाल, तमाम सबूत, तमाम गवाह रखता चलेगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट जब बैठे तो उसके पास भी एक तस्वीर हो कि हाँ, ये भी एक सच है और वो सच उजाला है, उसमें कुछ भी अंधेरा नहीं है, साफ साफ। अब सवाल यह है कि नीट पेपर लीक अगर हुआ है तो एनटीए इनकार क्यों कर रहा है? अब जांच तो कराइए, जांच के लिए तैयार हुई। क्या सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी झूठी है? परीक्षा माफिया सिकंदर यादवेंदु जो कह रहा है वो झूठा है? जो बच्चा उठाया गया, आयुष पटना का पहला बच्चा, उसने जो बयान दिया वो गलत है? पुलिस के मुकदमे की कॉपी झूठी है? बिहार से लेकर गोधरा तक गिरफ्तारियां झूठी हैं। गोधरा में क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ है, लेकिन गोधरा भी वैसे ही है जैसे पटना है। और आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ। पटना और गोधरा जैसे पता नहीं और कितनी जगह होंगी जो अभी पर्देदारियों का हिस्सा हैं, वो भी बेनकाब हो सकती हैं। मैं अपने मेहमानों के पास आना चाहता हूं। सीएमओ साहब बैठे हुए हैं। अगर डॉक्टर ऐसे ही बनेंगे और इसी तरह के डॉक्टर देश के प्रेस्टीजियस और टॉप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे
तो डॉक्टर इमरोज खान साहब, ये पेशा कहाँ जाकर ठहरेगा, कितनी इज्जत रह जाएगी और देश के लोगों की जिंदगी कितनी महफूज रहेगी? बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। पहले तो आपने जो पहल शुरू करी है बहुत अच्छी पहल, इसमें बच्चों का फ्यूचर का डिपेंड करता है। जहाँ तक आपके कहने का सवाल है कि डॉक्टर्स अगर ऐसे बनेंगे, तो सर एक मूवी भी इसके ऊपर आ चुकी है जो सब लोग जानते हैं और उसका जिक्र भी हुआ पहले, मुन्ना भाई MBBS। अगर वो बाई चांस इसमें एडमिशन ले भी लेते हैं तो पहली बात तो उनसे MBBS करना मुश्किल हो जाएगा, और मेडिकल अगर कर भी लेंगे तो ट्रीट कैसे करेंगे? तो एक तो मेरे बच्चों से, जो बच्चे आजकल इन चीज़ों का बड़े परेशान हो रहे हैं और इस चीज़ को देख रहे हैं, तो इस पर परेशान ना हो। इंडिया न्यूज़ लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के पास 8 जुलाई को सुनवाई है। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि थोड़ा सा मतलब बात बढ़े। कोर्ट पे भरोसा रखें, न्यूज़ पे भरोसा रखें। और जब ये इनका एडमिशन होता है, सर मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि इतना बीच में फ़र्क 620-820 का फ़र्क आ रहा है आजकल। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। सिर्फ ये ग्रेस मार्क्स की ही बात नहीं है कि ग्रेस मार्क्स दे दिए गए तो 1500 लोगों को दोबारा एग्जाम करा देंगे या उनका दोबारा एक बार ग्रेस मार्क्स हटा देंगे। मेन चीज़ ये भी आई है सामने कि जो इतना बड़ा गैप सामने आया है, 13,000 और 58,000, 620 से लेकर 720 के बीच में इतना बड़ा गैप कैसे आ गया? और बच्चे कितने बड़े? सिर्फ 3 लाख। पिछली बार 3 लाख कम थे, इस बार 3 लाख ज्यादा हैं। तो ये सब चीज देखते हुए मतलब गवर्नमेंट को या जो भी इस चीज को डील कर रहे हैं, जैसे आपने बताया बिहार में पकड़े गए या एज पर न्यूज गोधरा में पकड़े गए, तो कहीं ना कहीं तो सर कुछ है जो ये चीज हो रही है, कहीं ना कहीं तो जो धुआं उड़ रहा है, कहीं ना कहीं तो आग है। तो वो खैर ये चीजें सामने आ रही है, इसलिए चीजें सामने हैं, लेकिन अभी चीजें बहुत सारी छुपी हुई हैं। और ये जितने मेहमान हमारे हैं, मोटे तौर पर ये देश के ब्रेन्स हैं। ये अपनी एक राय रखते हैं, राय तर्कों के आधार पर है और बहुत सारी असलियत की बिना पर है। ये सब मानते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है वो सही नहीं है, गलत है। वैसे लोग जो इम्तिहान दिलवाने, करवाने, पास करवाने का ठेका लेकर के चलते हैं, ये ठेकेदारियां इस देश में चल रही हैं। और वैसे ठेकेदार, गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले लोग बार बार पकड़े जाते हैं, छोड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं और वो अपना धंधा चमकाए रखते हैं, पैसे की बंदरबाट करते हैं और सबका पेट भर करके रखते हैं। व्यवस्था चलती रहती है और जो जेन्युइन कॉम्पिटेंट बच्चे हैं उनके सपने मरते रहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की आप वकील हैं और मुझे लगता है कि माथुर साहब, हेलो, आपको मेरी आवाज आई? आ रही है मुझे, चारू आपकी जी, आवाज आ रही है जी। ये स्थितियां कानून लचर है या कानून अपना काम नहीं कर पाता है या अदालतों में उस तरह के फैसले नहीं हो पाते हैं कि नज़ीर बन पाएं? कुछ तो है जो व्यवस्था सड़ती चली जा रही है और वो एक बड़ी सड़ांध पैदा कर चुकी है। राणा साहब, मैं आपकी बात से 100% वाकिफ रखती हूँ कि कुछ गैप हमारी तरफ से भी है। मेरा मतलब हमारी से जुडिशरी की तरफ से भी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमने नीट पीजी 2023 2022 लगा के रखा था 21, वो मैटर अभी भी पेंडिंग पड़ा है। उसमें हमारी मांग थी कि आप हमें RTI में अपनी कॉपीज देखने थे। अब वो सारे ना फेट अकम्प्लाई हो जाते हैं कि साहब आप 2 साल बाद क्या करने आएंगे यहाँ पे, वो आप हमेशा थोड़ी पेंडिंग रख सकते हैं मैटर। सो अगर ये जो नीट 24 का, UG 24 का भी मैटर है, इसके अंदर अभी जैसे मैटर्स में नोटिस इशू है और कहा है NTA को अब अपना रिप्लाई लेके आए। अभी भी जो हुआ है वो फैसला एक्चुअली NTA की तरफ से आया कि हम ये ग्रेस मार्क्स कैंसिल कर रहे हैं और हम ऑप्शन दे रहे हैं कि या तो आप इसको अपने विदाउट ग्रेस मार्क्स वाले मार्क्स रख लीजिए या आप वापस एग्जाम रख लीजिए। सो इसके अंदर जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, और अभी आप देखेंगे अगर आप 24 लाख बच्चों का देख रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चे जेन्युइन भी होंगे। मैं समझती हूँ 80% बच्चे, 90% बच्चे जेन्युइन भी होंगे। उनके लिए वापस एग्जाम करवाना, वापस एग्जाम देना भी एक पनिशमेंट से कम नहीं है। क्योंकि आप ये भी समझिए कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया है कि बच्चे जब तक घंटों घंटों इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो अपना एग्जाम निकाल पाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल पर काम उसी है। के लेकिन बहुत मुश्किल काम। कुछ मेरे को लगता है जिस हिसाब से ये मशरूमिंग ऑफ कोचिंग क्लासेस है या कोचिंग क्लासेस का इतना इंटरफेरेंस है हर एग्जाम के अंदर,
तो वो भी कई जगह उन पे प्रश्न चिन्ह लगाता है कि उनका इतना क्या इंटरेस्ट है। मतलब इट इज वेरी क्लियर कि उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि उनके पास बच्चे आए, पेरेंट्स बच्चों को कोटा रखते हैं और भी जगह रखते हैं, ऑनलाइन इतनी सारी एप्स हैं, तो कहीं ना कहीं है। और इसको एक एडवर्स लिटिगेशन की बजाय हमें देखना चाहिए कि हम किस तरीके से बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। और ये याद रखिए कि ये पीजी वाले नहीं है, यूजी वाले बच्चे हैं। अगर इनके दिमाग में आज की तारीख में भी यही इंप्रेशन पड़ता है कि हम कहीं पैसा देंगे यूजी या वाले हम हैं। है, तो वो बहुत गलत मैसेज जाता है। अब मैं आपको गोधरा लेकर चलना चाहता हूं कि गोधरा में क्या हुआ। जो पटना पूर्णिया का मैंने सुनाया आपको, उसी तरीके से गुजरात के गोधरा में गजब हुआ है। वहां ऐसी सेटिंग हुई थी कि पैसों के दम पर पूरा का पूरा सेंटर ही बिक गया था। गौर से सुनिएगा, गोधरा के जलाराम स्कूल में नीट का एग्जामिनेशन सेंटर था। इस सेंटर में 30 छात्रों को गलत तरीके से एग्जाम दिलवाया जा रहा था। 30 को। यहाँ गुजरात के लोकल स्टूडेंट्स तो थे, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से भी स्टूडेंट्स आए हुए थे। अब आप सोचिए कि कोई स्टूडेंट अपने स्टेट को छोड़ करके गुजरात के गोधरा के सेंटर पर जाकर के एग्जाम भला क्यों देगा? क्योंकि इस सेंटर पर बच्चों को पास कराने की पूरी सेटिंग हुई थी। इन सारे बच्चों के माता पिता से लाखों रुपए लिए गए थे। इन छात्रों से कहा गया था कि उन्हें जितने सवाल आते हों अपनी आंसर शीट में वो भर दें, मार्क कर दें। बाकी सेंटर पर मौजूद जो टीम है जिसने ठेका ले रखा है आपको पास कराने का, वो देख लेगी। दरअसल एक बार एग्जाम का वक्त खत्म होने से लेकर के सारी कॉपियां पैक होती हैं और भेजी जाती हैं, इस दरमियान 2.5 से 3 घंटे का वक्त होता है। एग्जाम खत्म होने के सिर्फ आधे घंटे के भीतर कई सारे बड़े कोचिंग सेंटर्स सभी सवालों के आंसर सही जवाब ऑनलाइन जारी कर देते हैं। फिजिक्स वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दे दिया टीचर्स को, उन्होंने भर दिया, आंसर जारी हो गया। इस सेंटर के कर्मचारियों को उन्हीं आंसर की मदद से सारे छात्रों की जिनका ठेका लिखा था उनकी OMR शीट पर सही आंसर सर्कल कर देना था और इस तरीके से वो सारे छात्र पास हो जाते। लेकिन डीएम को सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, डीएम ने एसपी को लगा रखा था, पुलिस जो थी वो ताक में थी और यह सब कुछ ये लोग कर पाते उससे पहले ही गोधरा के जिला एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना मिली हुई थी। उसने इस पूरे सेंटर को कब्जे में ले लिया। इसके बाद प्रशासन की देखरेख में फिर से एग्जाम हुआ, लेकिन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन दाखिल हुआ वैसे ही वो जो पूरा प्लान था वो धरा का धरा रह गया। फिर भी जांच चल रही है। वडोदरा में परशुराम राय नाम का एक आदमी है, वो अपनी ओवरसीज कंसल्टेंसी सर्विस चलाता है। मेडिकल की परीक्षा पास करवाने के लिए बच्चे यही इकट्ठा करता था, उसी ने किया। गोधरा में स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा से सेटिंग भी उसी ने की। मजेदार बात यह है कि एनटीए ने इन्हीं प्रिंसिपल साहब को, शर्मा जी को, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया था। इसी स्कूल का एक टीचर तुषार भट्ट जो पकड़ा गया है, वो एग्जाम का डेप्टी कोऑर्डिनेटर था। आप समझिए कि तार नहीं जुड़े हैं क्या? हमारे सवाल गलत हैं क्या? हमारा संदेह गैर वाजिब है क्या? जांच की हमारी मांग सही नहीं है क्या? पुलिस को उसी दिन तुषार भट्ट की कार से 7 लाख रुपए मिले। इतना ही नहीं, जब जांच हुई तो परशुराम रॉय के ऑफिस से 2 करोड़ 30 लाख के चेक मिले। इसके साथ साथ बहुत सारे ब्लैंक चेक्स भी बरामद हुए। क्या वहां दान खाता खुला था? चैरिटी चल रही थी? क्या था? बद्रीनारायण साहब। हाँ ईश्वर जी, एक बहुत अच्छी विमर्श आपके यहाँ चल रहा है और इस विमर्श में एक अभी सीमू साहब जो कह रहे थे उनकी बात से सहमत हूँ कि छात्रों को इससे बहुत परेशान नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को अपनी तरह से देख रही है और जैसे भी उसके निर्देश होंगे, ये सरकार बार बार माननीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम उसको पालन करेंगे और छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन अभी जो आपने जो डेटा रखे, जो तथ्य रखा, उससे लगा कि कितना बड़ा ये तंत्र है जो लगा हुआ है इसमें, जो यही काम कराता है और ये जैसे कि पिछले कई सालों से चल रहा है, जैसे बातचीत में बात आई। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 24 पास किया है, वो ऐसे ही
खिलाफ है और उसके खिलाफ बहुत कड़ी सजा का प्रावधान भी करता है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में और अपने एक्ट के साथ इस तरह की पूरी प्रक्रिया को रोकने में शायद की कोशिश कर रही है और हो सकता है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन आप देखिए समाज कितना सड़ चुका है, ये भीतर से कितना सड़ चुका है, कितना बड़ा ये पूरा माफिया, ये जो रैकेट है बहुत पावरफुल है। ये जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हर शहर में आपको दिखाई पड़ेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट उनका पूरा बाजार, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज का बाजार, दलालों का पूरा बाजार, ये सब मिलके हमारी सरकारी संस्थाओं के जो भी प्रयास होते हैं उनको डाउटफुल बनाते हैं, उनमें इंटर करते हैं, उनकी सुरक्षा को भेजते हैं। लेकिन एक बात यशवंत जी और भी महत्वपूर्ण है जो अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा, मैं बार बार इसलिए उनको कोट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं उनके एक्सपर्ट थोड़ी देर पहले देख ही रहा था जब मैंने आपने डिबेट की बात सुनी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर एनटीए का भी कोई इन्वॉल्वमेंट किसी भी लेवल पे होगा तो उनको भी सजा दी जाएगी। इसका मतलब सरकार बहुत क्रिटिकली, बहुत ही ब्रूटली सही शब्द नहीं है, क्रिटिकली और बहुत ही कठोर ढंग से इसके खिलाफ कार्रवाई। आप तो इस देश के बड़े बुद्धिजीवियों में हैं, आपका नज़रिया है, अब मैं तो वैसे भी आपका बड़ा मुरीद हूँ, लेकिन इस तरह के हालात कि हर चीज़ जो है बिकती हुई सी है, हम हैं मताए कूचाए बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। ये बच्चे जो हमारे सामने खड़े हैं ये अपने सपनों के साथ हैं और इनको भी हम बाज़ार में उतारते हैं कि तुम्हारा बाप क्या 20 लाख दे सकता है, तुम्हारा बाप क्या 25 लाख दे सकता है, अगर दे सकता है तो हम तुम्हें डॉक्टर बना सकते हैं। इसकी पढ़ाई लिखाई कोई कीमत नहीं है, इसकी मेहनत काबिलियत का कोई मतलब नहीं है। ये बच्चे टूट जाएंगे, ये देश के काबिल बच्चे हैं, इससे देश का भविष्य तय होता है। रोहित, क्या लगता है आपको? हर्ष? यस सर। ये पूरा मामला पेपर लीक का है, ये कैसे कह सकते हैं आप? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। सर ऑब्वियसली जितना रैंक एक बार में इन्फ्लेट हो गया, ये क्लियर दिखा रहा है कि ये मतलब हो ही नहीं सकता इस तरीके से। पहले तो ग्रेस मार्क्स था, वो भी उस रैंक को इन्फ्लेट कर रहा था, और उसके बाद जो इतनी जगह अभी केसेस पकड़े गए हैं, प्रूव भी हो गए हैं, और एनटीए अपने आप को बोलती है कि वो एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी है। लेकिन किस बात की ट्रांसपेरेंट एजेंसी है? जब हर चीज की मांग करनी पड़ती है तब जाके वो बताती है कि हाँ ये हुआ या फिर वो हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंट एजेंसी है, और इतना रैंक जो इन्फ्लेट हुआ है वो क्लियर आवाज नहीं आ रही है कि काफी जगह ये हुआ है। मतलब आप दो तीन जगह का अभी पता चला है, क्या पता किसी और भी जगह हो जहाँ पे। डॉक्टर अमरोज, आप तो सुन रहे हैं और आप तो बहुत सेंसिटिव डॉक्टर भी हैं, ये हालात ठीक नहीं है। हालात सर इसलिए परेशान वाले हैं, कोई बच्चा अगर इस तरह की चीज में आता है, बच्चे की मेहनत देखिए, उनकी फैमिली की मेहनत देखिए। कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में 12th के बाद नीट क्लियर नहीं कर पाता क्योंकि सिलेबस उसका टफनेस इतना ज़्यादा है कि उसको 1 साल 2 साल 3 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके उसका कहीं उसमें रैंकिंग आ पाती है। और सिर्फ बच्चे की मेहनत नहीं होती, उसके पेरेंट्स साथ में लगे होते हैं। उसका उठना बैठना, खाना पीना, ट्यूशन सेंटर जाना, पढ़ाई लिखाई, सब जो पूरा एक घर लगा होता है साथ में। उस बच्चों को ऐसी बात सुनने को मिले कि उसका रैंक 620 आया है, 610 आया है, 600 है, फिर भी उसे कॉलेज नहीं मिल रहा जो उसका टारगेट था 2 साल में 3 साल में, तो उस पर क्या बीतेगी, उसके पेरेंट्स पर क्या बीतेगी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ऐसी बात नहीं है कि सब लोग ऐसे ही हवा में कोई बात कर रहे हैं, कुछ तो है जिसके भी सब लोग लगे हैं, आप लोग लगे हैं, हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और इसमें मेन मकसद ये, जैसे अब कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट की सुनवाई 8 जुलाई को है, तो इसमें 2 चीज़ सामने आ सकती हैं। एक तो ये है कि जो काउंसलिंग है उसको थोड़ा डिले किया जाए, जिससे कि सारी बात, सारे सच्चाइयाँ, सारी जो भी बातें सामने आ रही हैं धीरे धीरे सब सामने आ सकें उससे पहले। और जो बच्चों ने मेहनत करी है सीरियसली, जो बच्चे पैसे दे के आ रहे हैं या नकल मार के आ रहे हैं या पेपर लीक करके आ रहे हैं, उनसे मतलब नहीं है। जिन बच्चों ने सीरियसली मेहनत करी है उनको अपना हक मिलना चाहिए सर। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चीज़ों का सामने आना चाहिए। संजय शाह साहब, यहाँ एक बड़ा सा पेचीदा मामला है कि पटना की पुलिस जो है वो कहती है एनटीए से कि भाई हमें 2-3 बातों का जवाब तो दे दो।
ये जो बच्चे हैं जो इम्तिहान में बैठे थे, इनके डिटेल्स आपके पास क्या हैं बता दो। जो पेपर जले हुए हमें मिले हैं उनके क्वेश्चन हम आपको ओरिजिनल पेपर से मिला लें ताकि हमको तसल्ली हो जाए। पेपर तो दे दो। एनटीए कहीं कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ऐसे में पुलिस के पास इस जांच को आगे बढ़ाने और नतीजे तक पहुंचने या सच तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए, या है क्या विकल्प उसके पास? हाँ, पटना पुलिस को जाके कोर्ट से परमिशन लेके उनको ये डॉक्यूमेंट सीज करना चाहिए, एक दो बार और प्रयास करना चाहिए। और जब उन्हें पता चले कि देने से इनकार कर रहे हैं, 2-3 सामान से 2-3 नोटिस देने के बाद, पहले तो उनको वहां तलब किया जाए कि आगे बताइए कि ये केस में क्या क्या आपके पास डिटेल्स हैं। फिर वो डिटेल्स पूछे जाए। पटना पुलिस ने तो क्लियर कट उनसे पूछा है कि उनको क्या क्या चाहिए। अगर ये नहीं देते हैं तो कोर्ट से परमिशन लेके वो डॉक्यूमेंट्स को सीज करना चाहिए एंड इट शुड बी टेकन फॉरवर्ड। एनटीए का काम क्या है, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ कि एनटीए का काम क्या है, उसको एग्जाम कंडक्ट करना एकमात्र काम नहीं है। एग्जाम पूरा सक्सेसफुली कंडक्ट हो टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एवरी कैंडिडेट, और कोई डाउट और कोई समस्या उसमें नहीं होनी चाहिए। ये तो उल्टा बात कर रहे हैं, जैसे कैंडिडेट और ये दोनों जो है एनिमी पार्टीज में हैं, और जो है इंडिया का जुडिशरी वो डिसाइड करेगा। इसको डिसाइड करने का एनटीए का काम है। एनटीए को पहले विद इन टाइमलाइन 3 दिन 5 दिन के अंदर सब डिटेल्स उनको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। उनके पूरा डेटा का ऑडिट होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जहां तक सवाल है, अगर हमें शॉर्ट पीरियड्स मिले हैं, जैसे 2 दिन 5 दिन के बाद अगर वो हियरिंग के लिए आए, तो दैट विल बी बेनिफिशियल। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास सब पावर्स है, और जो भी इसमें संबंधित लोग हैं उनका भी ये दायित्व है, उनका ये कर्तव्य है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को वो सब कुछ प्रोवाइड करे। अगर आप यूके का कानून लेके चलिएगा तो एविडेंस प्रोवाइड करना उनका जो है ड्यूटी है। अगर वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ क्रिमिनल एक्ट। आप बार बार ये बोलते हैं कि यू आर डिस्ट्रॉइंग एविडेंस। अगर आप एविडेंस नहीं दे रहे तो दैट ऑल्सो नियरली इज टैंटमाउंट टू दैट। जब आप ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की इतनी बात कर रहे हैं, तो एविडेंस देना तो इमीडिएट आपका इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कोई भी जो बात हो रहा है, जेनेरिक बात हो रहा है कि नहीं हम आपको ट्रांसपेरेंट रहेंगे, हम किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, अब लगता है कि वो अब फेज हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब स्पेसिफिक उनको बताना है कि 186% क्यों इंक्रीज किया। ये एक कानूनी पचड़ा भी है, और अगर कानून का रास्ता इंसाफ तक नहीं पहुंचता है तो फिर 24 लाख बच्चों की उम्मीद भी टूटेगी। रास्ता क्या है? Sir, if I can come in. हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, तो मैं संजय सर की बात से पूरी तरीके से वाकिफ रखती हूँ। आज हमारे पास सारा डेटा है। जब इन्होंने बीच में विंडो खोली, वो कौन बच्चे थे जिन्होंने रजिस्टर करी, उनकी रैंक आप मैप कर सकते हैं। अगर आप एनटीए का फंक्शनिंग भी देखें तो उनका जो ऑब्जेक्टिव के लिए वो फॉर्म हुई है, it is to conduct efficient, transparent and international standards in order to assess competency of the candidates. So they have all the data जिससे वो assess कर सकते हैं। हर चीज सिर्फ कोर्ट के ऊपर डालने से नहीं होगा, और कोर्ट को भी टाइम लगता है, क्योंकि कोर्ट को एक नेचुरल डिसीजन रखने के उनको 4 हफ्ते का टाइम देंगे, आप जवाब दीजिए, और फिर वो चीज कहीं रहती नहीं है। आज हमारे पास सारा डेटा डिजिटली अवेलेबल है। आपको सिर्फ मैपिंग करनी है कि कहाँ पे किसने कब रजिस्टर करा और किस तरीके से उनकी रैंक इन्फ्लेट होकर आ रही। बिल्कुल सही। और ये एनटीए का दायित्व है करने का। वो सिर्फ ये नहीं कि मैंने पेपर बना दिया और आपने पेपर सॉल्व कर लिया और मैंने ओएमआर शीट चेक करा ली। उनको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उनका जॉब। 2-3 चीजें। डेटा ऑडिट 5 दिन 10 दिन के अंदर हो सकता है। ऐसे ऐसे टूल्स है जो नहीं, लेकिन एनटीए जो एजेंसी एग्जाम करवाती है उसकी अपनी साख का सवाल है, बच्चों के भरोसे का सवाल है। उसको तो खुद ही जगना चाहिए, सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर इस तरह के मामले हैं तो जांच होनी चाहिए और फिर किसी न किसी फैसले तक पहुंचना चाहिए। अगर मेरी ही साख सवालों में है, अगर मेरी ही इमेज टेंटेड है, अगर मेरी भूमिका ही कई तरह के संदेहों के घेरे में है, तो फिर मैं कैसे ऑथराइज्ड हूं इतने बड़े इम्तिहान को करवाने के लिए? यह एनटीए को खुद सोचना चाहिए, लेकिन एनटीए नहीं कह रहा है। अब मैं 4-5 चीज़ें अपने दर्शकों के लिए जो अभी जुड़े हुए हैं, और हो सकता है कि आप हमारी सीरीज़ जो लगातार चल रही है, अभियान जिसको मैं कहता हूं कि हम किसी न किसी फैसले पर जा करके ठहरेंगे। 24 लाख बच्चों की जो लड़ाई है वो अपने अंजाम तक जाएगी। हम कहते हैं कि पर्चा लीक हुआ है तो उसके सबूत हमारे पास हैं, उसकी गवाहियाँ हैं, उसका पूरा प्रोसेस दिख रहा है कि उसमें बहुत सारे लोचे हैं, लफड़े हैं, और वो बताते हैं कि हाँ
गड़बड़ झाला है। अगर एक बार में आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 67 टॉपर हो जाएं और 67 हैं तो सवाल है उन 67 टॉपर्स में से एक ही सेंटर के 6 बच्चे एक ही जगह से टॉप कर रहे हैं तो सवाल है। इम्तिहान से 25 रोज पहले आपने 24 घंटे के लिए विंडो खोला, उस विंडो में कितने बच्चे शामिल हुए परीक्षा में, कितनों फॉर्म भरा, उनका रैंक क्या है, अगर आप नहीं बताते हैं तो सवाल है। अगर पेपर लीक होने के बाद भी, जले हुए पेपर मिलने के बाद, व्हाट्सएप उस पेपर के घूमने के बाद, गिरफ्तारियों के बाद, मुकदमे के बाद, पुलिस की बयान के बाद अगर आप चुप हैं तो सवाल है। और ये सवाल जो है सिर्फ किसी एक आदमी का नहीं है, यह सवाल 24 लाख बच्चों के सपनों का है, उनके भविष्य का है, उनकी मेहनत का है और उनके हासिल का है, जो उनका हक है उसका है। इसलिए हर्ष और समीर ये 2 बच्चे मेरे साथ आज हैं और ये वैसे बच्चे हैं जिनको हर साल की तरह अगर इम्तिहान हुआ होता, हर साल की तरह की रैंकिंग हुई होती तो इनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलता, जिसके लिए 3 साल 4 साल से लगे रहे और पिछली बार नंबर कम थे, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे थे तो इन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा, फिर से 1 साल मेहनत करके सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी रैंक को दुरुस्त करना ही ज़रूरी माना और दोनों बैठे हुए हैं, दोनों निराश हैं, दोनों हताश हैं और ऐसे बच्चे लाखों हैं। हर्ष, पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूं, मन की बोलो, आप मन की कहो। सर वही इस बार मतलब इसमें उम्मीद से आए थे, पिछली बार 560 नंबर था, थोड़े से के लिए रह गया था कट ऑफ, तो महाराष्ट्र में 585 के आसपास जाता है, तो मैंने सोचा कि इस बार से एक बार देते हैं अटेम्प्ट। ये मेरा 3rd था तो मैंने इस बार फिर से दिया और इस बार नंबर भी ठीक आए, 627 नंबर थे, तो मुझे लगा कट ऑफ बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा, 610-15, लेकिन कट ऑफ इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई सडन, मतलब भरोसा भी नहीं हुआ। जिस दिन रिजल्ट आया था तो उस दिन तो ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पूरा 1 साल बर्बाद हो गया, हमने पूरा 1 साल दिया लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं हुआ, घुमा फिरा के उससे ज्यादा खराब रैंक आ गई जितना पिछली बार था। तो निराशा तो बहुत ज्यादा हुई और ऐसा लगा कि इतनी ज्यादा कैसे लोगों ने नंबर ले आया। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि क्या क्या हो रहा है, कितनी सारी इरेगुलरिटीज है इस एग्जाम में। एनटीए से ही एक्सपेक्टेड नहीं था, उन्होंने पेपर्स करवाए इससे पहले भी, ठीक ठाक हुए हैं, अच्छे से हुए हैं, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज थी और जिसका जो भी खामियाजा था वो सब सारे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ा है। तो यही मतलब मैं कहना चाहूंगा कि एनटीए से इग्नोर ना करे और जल्दी से जल्दी इस पे फैसला दे। समीर, सर अगर हमेशा की तरह देखें तो नीट में जो मार्क्स बढ़ते हैं कट ऑफ, वो जनरली 3, 4, 5 मार्क्स बढ़ते हैं। ऐसे अचानक से ये सडन जंप कभी नहीं आ सकता। ये सीधा ये शो कर रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस हुआ है और अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर सर मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स का तो मेहनत से भरोसा ही उठ जाएगा। फिर तो वही हो जाएगा कि आप पैसे दो और कोई भी डिग्री ले लो, फिर मतलब ऐसे कैसे चलेगा। और अगर मेहनत से भरोसा उठ जाएगा फिर किस क्वालिटी के डॉक्टर्स बनेंगे जिनको मेहनत करने की आदत ही नहीं है। छोटे ये जो फरेब है, ये संस्थाएं हैं, मैं फिर से कहता हूँ, जब आप नकाब चढ़ा करके और ईमानदार बनने का फरेब करते हैं तो आप दरअसल बहुत लोगों को धोखा देते हैं। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो मैं पूछूंगा उससे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। ये व्यवस्था जो है इतनी नकाब लगा करके है कि हर बार एक नकाब उतारो तो दूसरा नकाब, दूसरी तीसरी नकाब, लेकिन इससे लोग ठगे जाते हैं, उनका हौसला टूटता है, भरोसा टूटता है। इन संस्थाओं को जगना चाहिए, इन संस्थाओं को अपने फ़र्ज को लेकर के ईमानदार होना चाहिए। और यह मुल्क बहुत बड़ा है और यह पीछा इंसान को बचाने का है। दूसरा भगवान कहते हैं इसको, धरती पर ईश्वर की तरह डॉक्टर माने जाते हैं। अगर भारत में डॉक्टर ही मुन्ना भाई टाइप पैदा किए जाएं तो इस देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, आपकी मंशा पर भी बड़ा सवाल है। बद्रीनारायण साहब, चलते चलते मैं आपका कमेंट चाहता हूं, आप सब लोगों के 30-30 सेकंड के, मेरा कोई सवाल नहीं होगा, सिर्फ आपका क्लोजिंग रिमार्क्स। अश्विन जी, एकदम आपने सही कहा और आपके पूरे इस विमर्श में ने कई चिंताएं जो जाहिर की, वो चिंताएं जेन्युइन है, छात्रों का कंसर्न भी जेन्युइन है, लेकिन हमें ये विश्वास करना होगा कि ये सिस्टम जिसको छेदने की कोशिश की जाती है वो बार बार अपने को रजिस्ट करता है और इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं, अनियमितताएं हैं, उनको बाहर करता है
और यही सिस्टम, इसी तरह से सिस्टम आगे बढ़ता है और इवॉल्व करता है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जो आया, उसी तरह के कंसर्न को लेकर के आया। सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को देख रही है। माननीय शिक्षा मंत्री खुद बार बार अपना कंसर्न दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है विश्वास करना चाहिए। छात्रों में जो एंजाइटी जो पैदा हुई है, उस एंजाइटी का थोड़ा समन होना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस तरह की अनियमितताओं पर काबू पाया जा सके। और ये आज की नहीं है, पहले से चल रही है और ये कंटिन्यू कर रही है। संजय साहब, आज के तारीख में जो हमारे पास डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध है, उसके थ्रू इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और आज भी जितनी अनियमितताएं हैं उनका एक डिजिटल ऑडिट करके दैट हैज टू बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। तीसरा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका पूरा जवाबदारी है शुरू से अंत तक सब कुछ चलाने का टिल द लास्ट कैंडिडेट, और वो उनका मैंडेट है। दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द मैंडेट। और हर चीज में सुप्रीम कोर्ट को लाके और बोलने जो कोर्ट डिसाइड करेगा हम वो करेंगे, देन व्हाई शुड दिस गाइज एग्जिस्ट। एंड लास्टली, जो मेन मुखिया जो पूरे इस तंत्र को चला रहा है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, दे शुड नेवर लुक लाइक एक्म्प्लिस। जांगड़ा साहब, देखिए, सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशन पे बात करने की जरूरत है। नीट का गठन हुआ इसलिए था कि स्टेट पीएमटी में बहुत सारे पेपर लीक होते थे, उसकी वजह से नीट का गठन किया गया था। पर नीट आने के बाद इतने सारे पेपर लीक होने लगे, हर बार पेपर लीक हुआ है लगभग। तो सबसे पहले तो एनटीए का जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस है उसमें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसको चेंज करके इसमें हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। और इस बार जो पेपर लीक हुआ है, अब आप आइडेंटिफाई रिफॉर्म्स की जरूरत है। चारों कहाँ पेपर लीक हुआ है, कैसे पेपर लीक हुआ है, तो आप सबसे पहले यही है कि आप पेपर को कैंसिल ही मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, और जो बाकी बच्चे हैं उनको जस्टिस तभी मिल पाएगा। जी सर, मेरा यही है कि डिजिटल ऑडिट हो सकती है। हमारे पास ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के इतने टूल्स हैं कि हम इवन आज की तारीख में जितना ये मेस है उसको हम सिर्फ अगर एक फॉरेंसिक डिजिटल ऑडिट कराएं, हमें चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ऑडिट और जरूरी मैं है। डॉक्टर खान, कि आप कोर्ट के पास भागना कोई जरूरी नहीं है। सर, नीट के बच्चों का सपोर्ट भी करना चाहिए हम लोगों को। और ये भी कहना चाहिए, मैं एक न्यूज़ चैनल में सुन रहा था कि सब मेडिकल तरफ जाए जा रहे हैं भीड़ भक्ति की तरह। वो उनका स्टेटमेंट गलत था। मेडिकल पर आप देखेंगे तो किसी भी आप गांव में जाके देखिए, मेडिकल की फैसिलिटी बहुत कम है। डॉक्टर्स हमें और चाहिए अभी। तो अगर हमें अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो इस तरह की बातें सामने आती रहेंगी, तो हम कैसे अपने देश की तरक्की करेंगे? एक गंभीर संकट के हवाले होगा। और यह जो चर्चा है इसलिए है कि हमारी सीरीज या हमारा अभियान नीट परीक्षा को लेकर के चल रहा है। हम मानते हैं कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, जो काबिल बच्चे हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इंसाफ होना चाहिए। ये लड़ाई हमारी जारी है। आप सभी मेहमानों का